नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। कुछ दिन से हमारे चैनल में वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए डाल नहीं पा रहे थे और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि हम अपना प्रीवियस क्लास में हमारा क्लास चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन, उसी को आगे हम बढ़ाते हुए देखते हैं। तो भारत के भौतिक विभाजन में अभी तक हमने जब किया था तो देखा था भारत के भौतिक विभाजन में क्या क्या था। भारत के भौतिक विभाजन में यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल यानी भौतिक विभाजन, इसमें क्या था जरा इसे देखते हैं। इसमें हमारा था कि हमने किया था हिमालय का यानी हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालयी भारत, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका था उत्तर की मध्य भूमि, उत्तर की मध्य भूमि यानी उत्तर का उच्च भूमि क्षेत्र जो आपकी गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच का द्वार क्षेत्र था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपना द्वीप समूह, द्वीपीय भारत, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था कि समुद्र के कोस्टल एरियाज यानी कोस्टल क्षेत्र, समुद्री किनारे या कोस्टल क्षेत्र हम लोगों ने देखे थे। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपना एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा था प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को अपने को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या हम लोगों को देखना है, ठीक है बच्चों। तो जरा देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। चलिए प्रायद्वीपीय भारत में जरा देखते हैं कि पहली बार तो प्रायद्वीप होता क्या है। पहले प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला को जरा समझ लेते हैं। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला को जरा देखते हैं। तो देखिए, जब हमने आपको द्वीप बताया था तो क्या बताया था? वह भूमि जो चारों ओर से किससे घिरी हो? चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? या चारों ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। द्वीप की क्या डेफिनेशन बताई थी? द्वीप की आइडेंटिटी ये थी कि ये जैसे आपकी ये लैंड है तो लैंड के चारों ओर क्या हो, यानी समुद्र में स्थित या पानी में स्थित वह क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्री सीमाएं बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोले थे? द्वीप बोले थे। अब इसी से ही जब क्या हो, जब कोई भूमि ऐसी हो जो तीन ओर से किससे घिरी हो? समुद्र से, और एक ओर से किससे हो? भूमि से ही जुड़ी हो। एक ओर से किससे जुड़ी हो? भूमि से ही जुड़ी हो। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीप या पेनिनसुला। यानी क्या होगा? जो भूमि तीन ओर से समुद्र से घिरी हो और एक ओर से स्थल से, भूमि से स्थल का भाग हो या स्थल से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं पेनिनसुला। जरा देखते हैं। अब देखिए भारत के बारे में, ये देखिए आप गुजरात से लेकर ये पूरा जो रीजन है, ये देखिए वन साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, ये तीन ओर आपका क्या हो गया? पानी हो गया। यानी ये आपका अरेबियन सी हो गया, हिंद महासागर हो गया और बे ऑफ बंगाल, यानी हिंद महासागर ही भारत के दक्षिण में स्थित है। तो एक ओर अरेबियन सी है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। तो जरा इसमें बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में हम देखते हैं कि और दूसरी और तीसरी भूमि, जो तीसरा क्षेत्र, जो चौथा इसका एरिया है, वो आपके भारत को किससे जोड़ता है? नॉर्थ को जोड़ता है। तो इस तरह प्रायद्वीपीय शब्द को आप समझे, यानी प्रायद्वीपीय क्या हुआ? प्रायद्वीपीय वह क्षेत्र हुआ, वह भूभाग हुआ जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो। तीन ओर से किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है और एक ओर से स्थल से घिरा है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और चूंकि ये भारतीय कॉन्टिनेंट में है, इसलिए इस क्षेत्र को इसे हम कह देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कैसे डिफाइन किया गया है और इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो जरा मैप में हम लोग एक नजर देखते हैं पहले कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप स्टार्ट कहां से होता है। तो दक्षिण भारतीय अगर हम यहां से देखें तो गुजरात से लेकर आप यहां तक आइए केरल तक, और केरल से फिर आप पूर्वी तट की तरफ चले जाइए और पश्चिमी बंगाल तक। ये पूरा क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय भारत है। अब जरा इसके मुख्य भूमि में आते हैं। जब हम इसकी मुख्य भूमि में आते हैं तो ये जो रेंज है आपकी यहाँ पर, ये आपकी रेंज है विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज। और विंध्याचल रेंज के बाद देखना जरा बच्चों ध्यान से, विंध्याचल रेंज के इधर, जैसे ये आपका विंध्याचल रेंज हो गया, ठीक है। विंध्याचल रेंज से इधर जो नदी, एक नदी आती है, नदी, ठीक है ना। तो वो जो नदी है, जो वो रिवर है आपकी नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर। और फिर उसके नीचे एक रेंज और है जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। और उसके बाद एक पर्वत, एक नदी और आती है जिस पर नदी का नाम है, कौन सी नदी बच्चों? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो जब आपको नदियां बताएंगे तो बताएंगे कि भारतीय नदियां ऐसी कौन कौन सी हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं और कौन कौन सी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना,
कि केवल भारत की दो ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो कहां पर गिर रही है, अरब सागर में गिर रही हैं। बाकी सारी जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियों का भाव किधर है, प्रमुख नदियों का सब के सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। अब वो गिरती क्यों हैं? वो इसलिए गिरती हैं कि ये जो दो पर्वतों के बीच बह रही हैं ये दोनों नदियां, विंध्याचल श्रेणी के और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में ये दोनों नदियां बह रही हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये बना कैसे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जब भारत का जो निर्माण हुआ है किस भूमि से हुआ है बच्चों, वो जब भारत या प्लेट है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस गति कर रही थी, तो उस दौरान हुआ क्या है कि ऊपर जो लॉरेंसिया भूभाग था, कौन सा भूभाग, लॉरेंसिया भूभाग, ठीक है, और नीचे जो भूभाग था वो कौन सा था, गोंडवाना भूभाग। तो ये जब गोंडवाना भूभाग अलग हुआ अपने मुख्य भाग से, तो ये अलग होने के दौरान ये एक ओर से क्या हो गया, अलग उठ के, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें अलग, जैसे ये आपका इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पे गोंडवाना था, ठीक है, तो ये अलग उठ के गति करते करते ये इस ओर क्या हो गया, इस ओर चला गया, कैसा, इस ओर, और उधर से आपका हिमालय पर्वत भूभाग वगैरह बना, तो इस तरह ये आपका नॉर्थ वाला बन गया, और इधर आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, कौन कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग टूटा हुआ यहां से दिखेगा। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आप मेडागास्कर को देखते हैं, और इसे आप आसानी से देखोगे तो ये अगर यहाँ पे हम इसे आपस में जोड़ें तो ये एक टूटे हुए भाग का हिस्सा के रूप में ये दिखता है। और ये क्या हुआ, ये एक तरह से यहाँ से इस ओर से यानी पश्चिमी तट से क्या हो गया, उठा हुआ है, और किस ओर उठा हुआ है, पूरब की ओर। तो आप जब देखते हैं ना, तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है और इधर जो आपका पूर्वी घाट है, इसमें जब हम देखते हैं तो ये उठा होने के कारण ये जो घाट है इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई कम है। पहली बात तो ये समझो, इसकी क्या है, चौड़ाई कम है, और इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने पश्चिमी घाट को हमने आपसे क्या कहा, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, हमने पश्चिमी घाट को एक साथ बना दिया है, एक सतत लाइन के रूप में बना दिया है, जबकि पूर्वी घाट जो है उसे हमने ब्रेकिंग लाइन के रूप में बनाया है, बीच बीच में क्या हुआ है, टूटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपका पूर्वी घाट जो है वो लगातार सतत नहीं है, ध्यान रखना, पूर्वी घाट जो है वो आपका लगातार सतत नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक अनवरत रूप से एक बिल्कुल श्रेणी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है, इसी के कारण यहाँ पर काफी प्रभाव इसकी जलवायु, इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में पानी वर्षा का वितरण, इस क्षेत्र की मिट्टी और इस क्षेत्र की एग्रीकल्चर पर और वहां के वातावरण पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, पहला डिफरेंस ये है कि पश्चिमी घाट लगातार है, सतत है, जबकि पूर्वी घाट उबड़ खाबड़ टूटा हुआ है, ब्रेक है बीच बीच में, बीच लगातार नहीं है। पूर्वी घाट आपका क्या है, लगातार नहीं है। दूसरी बात, पश्चिमी घाट सकरा है, सकरे का मतलब है ये इसकी जो बेल्ट है यहाँ पर समुद्र से ये वाला जो क्षेत्र है ये टूटा, ये क्या है, ये कम चौड़ा है, जबकि ये वाला तट है, ये पूर्वी घाट का तट काफी चौड़ा है, क्या है, काफी चौड़ा है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो जरा देखते हैं, अभी हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो जरा एक बार लिख के देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पर देखे हैं, जरा देखें। तो क्या है कि यहाँ पर पहला पॉइंट हमने देखा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसा है, की अपेक्षा सतत है, लगातार है, कैसा है, सतत है, लगातार है, अनवरत है, लगातार बना हुआ है। अब जरा हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ है वो कौन कौन से क्षेत्रों से हुआ है, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जरा हम ये देखें कि ये यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कौन सी रेंज बताई थी, विंध्याचल रेंज, कौन सी रेंज बताई थी, विंध्याचल रेंज। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है, विंध्याचल का पठार बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका मालवा का पठार है, यहाँ पर आ जाओ तो बुंदेलखंड का पठार है, इधर आ जाओ तो आपका बघेलखंड का पठार है, ठीक है, इधर और इधर चले जाओ तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, और इधर चले
और बांग्लादेश को पार करके, तो ये किधर कौन सा है, ये आपका मेघालय के पठार के तौर पे जाना जाता है। ये आपका देखो जरा, जो आपकी इस बीच विभाजन रेखा है, तो ये ऐसे ही बटा हुआ है कि विंध्याचल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ध्यान से मैपिंग में जरा ध्यान से देखना, ये आपका जो गुजरात और मध्य प्रदेश का भूभाग का क्षेत्र है, ये आपका बुंदेलखंड का विंध्याचल का पठार है। इधर आप जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मालवा का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये बघेलखंड का पठार हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया और इधर मेघालय का पठार हो गया। अब यही जब हम नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ जब हम देखेंगे इसे, तो यहाँ पर आ जाओ, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर जरा हम देखें तो ये आपका है, आपका कौन सा, विदर्भ का पठार। महाराष्ट्र के कौन सा सीमा, पूर्वी सीमा क्या होती है, विदर्भ के पठार के क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद जरा नीचे आ जाइए तो ये आपका तेलंगाना का पठार है, इधर कर्नाटक वाले रीजन में आ जाएंगे तो धारवाड़ का पठार है इधर, ठीक है। तो ये इस तरह आप ये देखते हैं, ये सारी कैसी है, दक्षिण भारत की एक तरह से उच्च भूमि क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, दक्षिण भारत का उच्च भूमि क्षेत्र है। अब जरा इसमें एक बात और यहाँ पे देखनी लायक है कि ये जो पठारों से निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जरा पहले हम लोग इधर देख लेते हैं, ये आपका राजस्थान वाले रीजन में। तो जरा राजस्थान वाले रीजन में एक बार नजर डालें, तो राजस्थान वाले रीजन में मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपका मालवा का पठार है। और यहाँ पर्वत श्रेणी के रूप में देखें तो भारत का सबसे पुराना या सबसे वृहद या सबसे पहले का जो पठारी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपकी गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक पर्वत रेंज एक होती है, पाई जाती है। उस पर्वत रेंज का नाम क्या है बच्चों, अरावली पर्वत रेंज। कौन सी पर्वत रेंज है, अरावली पर्वत रेंज। अब जरा इस पर्वत रेंज का यहाँ पे इफेक्ट और देख लेते हैं हम लोग, क्या इफेक्ट हुआ जरा ये देखते हैं। एक पर्वत रेंज है जो, इसका क्या हुआ, ये पर्वत रेंज क्या करती है, ये पर्वत रेंज राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ध्यान से सुनना, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर मानसूनी पवनों को क्या, जैसे ये मानसूनी पवनें उड़ी यहां से, ठीक है, मानसूनी पवनों को पश्चिमी क्षेत्र में जाने ही नहीं देता है। क्या नहीं, पश्चिमी क्षेत्र में जाने ही नहीं देता है। तो इसका परिणाम क्या निकला, पश्चिमी क्षेत्र में न जाने के कारण इसका परिणाम यही निकला कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बना, कौन सा मरुस्थल बना, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बना, थार का मरुस्थल। क्यों बना, क्योंकि अरावली पर्वत रेंज में से के कारण एक सतत पर्वत श्रेणी है और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं ये क्या करती है, मानसूनी पवनों को अपने समानांतर ले जाती हैं उड़ाकर, और ये हरियाणा दिल्ली तक, ऊपर तक, हिमालय तक ले जाती हैं, और इस ओर ये जा ही नहीं पाती हैं श्रृंखला के कारण, और जिसके कारण वर्षा होती है इतने ही क्षेत्र में होती है। और पश्चिमी क्षेत्र वाला रीजन, जैसलमेर थार वार वाला रीजन क्या रहता है, सूखा रहता है। एक बात, दूसरी, एक तो ये आपने इफेक्ट समझा। दूसरा इफेक्ट, ये जो पर्वत श्रेणी स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है, ये सर गुजरात से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब तुम जरा एक बात ध्यान रखना, गुजरात में इधर एक समंदर है, ठीक है। अब समंदर है तो इधर पानी बरस नहीं रहा है, एक तो अरावली पर्वत श्रेणी के कारण उधर पानी नहीं बरस रहा है, दूसरा ये समुद्री क्षेत्र के आसपास का रीजन है, समुद्र के किनारे का रीजन है, तो यहाँ पर जो भूमि होती है वो पानी के कारण, नमक उसमें एटमॉस्फेयर में सॉल्ट पाया जाता है। तो जब सॉल्ट पाया जाता है तो जो भूभाग होता है वो कैसा हो जाता है, वो दलदली हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो क्षेत्र दलदली हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे एक तो बारिश नहीं हो रही है, दूसरी समुद्र के किनारे नमी है, तीसरी बात, वो नमी होने के कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नमक के, जैसे अगर हम नमक बनाएं तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पानी लिया, पानी में अगर हम समुद्री पानी के आसपास थोड़ी छोटी किनारियां बना दें और फिर कुछ समय बाद पानी वाष्पीकरण हो जाए, ठीक है, वेपराइजेशन हो गया, तो उसके बाद उस क्षेत्र में हमें सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके दलदली होने का रीजन समझो, एक तो ये समुद्र के किनारे हैं, समझना ध्यान से, दूसरा ये सॉल्टी वाटर क्षेत्र है, ठीक है, जिसके और तीसरा यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ना के बराबर होती है। तो वर्षा ना के बराबर हुई, समुद्री क्षेत्र हुआ, तो ये क्षेत्र आपका एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो वो ये एक तरह से ये भी आपका है क्या, मरुस्थली है। अगर हम इसके नाम पर जाएं तो इसका नाम क्या है, गुजरात में मिलता है जो कच्छ का रण। क्या नाम है, कच्छ का रण। और रण का अगर संस्कृत में देखें तो रण को संस्कृत में मरुस्थली बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
मरुस्थलीय उसका अर्थ होता है। अब कच्छ के रण की विशेषता यहाँ पर देख लो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कच्छ का रण है यहाँ पर एक अभयारण्य है और एक विशेष प्रकार के जंतु का इसमें संरक्षण किया गया है। वो जंतु कौन सा है, शीघ्र कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। तब तक हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके कमी होने के कारण क्या हुआ कि इसके पानी कम होने के कारण ये क्षेत्र दलदली हो गया, ठीक है। दलदली होने के कारण हुआ क्या कि यहाँ पर रहना लगभग नामुमकिन हो गया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारी पाकिस्तान और क्या भारत की बाउंड्री लाइन भी है, तो हमारे सैनिकों को वहां पर तैनाती रहना पड़ता है और उसी दलदली क्षेत्र में रहना पड़ता है, ठीक है। अब इस दलदली क्षेत्र में रहने के कारण यहाँ पे एक जंतु भी है जिसका संरक्षण किया जा रहा है कच्छ के रण में। तो अगर वो जंतु आप लोगों को पता नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूं, इस जंतु को बोला जाता है जंगली गधा। क्या बोला जाता है, जंगली गधा है। ये जो गधा मिलता है ना, वो वाला गधा नहीं है, जंगली गधा है, ठीक है। तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है, ठीक। और थार का मरुस्थल क्यों बना, ये भी मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रेणी के कारण मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो मानसूनी पवनें हैं ये क्या और किस कारण उधर से जो एक बार इधर से चली जाती हैं, जरा उसे देखते हैं। मानसूनी पवनें जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जरा देखिए, पहली बात जरा देखते हैं। पहले बार जो मैंने पहली क्लास ली थी आपको, उसमें मैंने बताया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ में या साउथ में। भारत आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में, किसमें स्थित है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित होने के कारण जो पवनें हैं वो कैसी चलेंगी, पवनें अपनी किस ओर मुड़ेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली पवनें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ती हैं, अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम ये निकला सर कि ये अरब सागर से पवनें चली, मानसूनी पवनें, और मानसूनी पवनें चली तो इनका घुमाव किधर है, इनका घुमाव किधर है, इनका घुमाव अपनी दाईं ओर है। अब दाईं ओर होने के कारण वैसे भी डायरेक्शन इनकी कैसी है, दाईं ओर, और ऊपर से यहाँ पर एक पर्वत और खड़ा हुआ है, तो जिसके कारण ये सीधी उसी के समानांतर घूमती हुई चली जाती हैं और इस क्षेत्र को सूखा का परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र कैसा हो जाता है, सूखा से प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि ये पर्वत श्रेणियां, ये जो मानसूनी पवनें हैं ये चढ़ती हैं, सीधी निकलती हैं, और जहां जहां उन्हें थोड़ा बहुत क्षेत्र मिलता है तो वहां पर ये अंदर घुसती हैं। तो उस घुसने के दौरान हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा बारिश कर देती हैं। जब मानसूनी पवनें चलती हैं, केरल 1 जून से आ जाता है मानसून, और ये चलते चलते 10 जून तक महाराष्ट्र पहुंचता है और वहां पर बारिश, भीषण बारिश करता है। तो आगे देखते हैं, और जबकि इस ओर विदर्भ का पठार है, ठीक है, तो विदर्भ के पठार के कारण इस तरफ पानी बरस नहीं पाता, महाराष्ट्र में इसी क्षेत्र में पानी खूब बरसता रहता है। क्या बरसता रहता है, पानी बरसता रहता है। अगर हम यहीं पे अगर हम इस पश्चिमी घाट का विभाजन करके एक बार आपको बताएं कि पश्चिमी घाट का अगर हम विभाजन करें गुजरात से लेकर केरल तक, तो गुजरात से गोवा तक वाला क्षेत्र यानी 11 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, गोवा तक ये हो जाएगा आपका उत्तरी से पश्चिमी घाट। कौन सा घाट, उत्तरी पश्चिमी घाट। और गोवा के बाद आपका 80 या 60 डिग्री यानी कर्नाटक के बाद का ये हो जाएगा आपका दक्षिणी से पश्चिमी घाट, और ये गोवा और कर्नाटक वाला क्षेत्र आपका मध्य पश्चिमी घाट। तो जो बारिश को मेरे ये विभाजन करने का मेरे बताने का ये कारण है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से घाट में पानी ज्यादा बरसता है। तो जब मानसूनी पवनें चलती हैं तो आपके उत्तरी पश्चिमी घाट में यानी उत्तरी सह्याद्री में ज्यादा पानी, ज्यादा बारिश करती हैं। किसमें करती हैं, उत्तरी सह्याद्री में ज्यादा बारिश करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं कि आगे का पोर्शन कि कौन कौन से पश्चिमी घाट में क्षेत्र हैं, ठीक है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा पश्चिमी घाट में का विभाजन करते हैं, कौन कौन सी रेंज यहाँ पर पाई जाती है, जरा वो जरा देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में कौन कौन सी रेंज पाई जाती है उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं एक बार। तो पश्चिमी घाट में जो आपका
गुजरात वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाले इस वाले रेंज में, तो ये आपकी है सतपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है बच्चों? सतपुड़ा रेंज है। ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर जरा चले, जैसे हमारा एक क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका ग्वालीगढ़ रेंज। कौन सा रेंज है? ग्वालियर वाला जो रेंज है वो आपका ग्वालीगढ़ रेंज है। ठीक है। इसके बाद इधर चले तो यहीं पर जैसे ये आपका सतपुड़ा हो गया, वो ग्वालीगढ़ रेंज हो गया। ठीक है। और इसी के पास ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस वाला ये क्षेत्र है आपका, ये आपका है अजंता रेंज। कौन सी रेंज? अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होगी। अजंता रेंज यहाँ पर स्थित है। ठीक है। ये रेंज आपकी कौन सी है? अजंता रेंज है। इसके बाद अगर हम बात करें ये इधर जो आपका रेंज है छत्तीसगढ़ वाला, ये आपका है बालाघाट रेंज। कौन सा रेंज है? बालाघाट रेंज। ठीक है। और यहाँ से ये सीधा सतत रूप से केरल तक जाता है। ये आपका रेंज कौन सा रेंज है आपका? ये है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मैंने कहा था आपसे कि विभाजन अगर करके बताएं तो 16 डिग्री लैटिट्यूड तक या 18 डिग्री लैटिट्यूड तक, यानी गोवा तक आपका कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री। गोवा से 18 डिग्री तक आपका कौन सी 16, फिर 11 डिग्री से आपका है कर्नाटक, यहाँ तक कर्नाटक तक है आपका मध्य सह्याद्री, और इधर है आपका दक्षिण सह्याद्री। ठीक है। कौन सा सह्याद्री है? दक्षिण सह्याद्री। अब यहाँ पर दक्षिण में दोनों घाट, कौन से दोनों घाट? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में क्या है? मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज मिलती है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी की रेंज है। कौन सी रेंज है बच्चों? नीलगिरी की रेंज है। नीलगिरी की रेंज के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर अन्नामलाई है। कौन सी है बच्चों? अन्नामलाई है। ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ कौन सी पहाड़ी है? कार्डिमम की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां बोली जाती हैं जिन्हें। ठीक है। और कार्डिमम के और अन्नामलाई के बीच में जो पहाड़ी रेंज है, वो रेंज है आपकी पालनी रेंज। कौन सी रेंज है? पालनी की पहाड़ियां हैं। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट का एक तरह से क्या किया गया है? ये विभाजन आपको बच्चों बताया गया है। सतपुड़ा रेंज के बाद पश्चिमी घाट स्टार्ट हो जाता है। पश्चिमी घाट का मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पश्चिमी घाट का आपका उत्तरी पश्चिमी घाट, मध्य पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिले हुए हैं। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, कार्डिमम की पहाड़ियां, ठीक, और ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब जरा इसमें हम देखते हैं वर्षा का वितरण कैसा होता है। वर्षा का वितरण की अगर बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा? ये वाली रेंज लगातार रेंज है। कौन सी? पश्चिमी घाट वाली। अगर हम वर्षा की बात करें, जिससे मिट्टी का भी पता चलेगा, वर्षा का वितरण की अगर बात करें दक्षिण भारत में, तो मैंने आपसे कहा महाराष्ट्र वाले रीजन में ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हमें ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी घाट के क्षेत्र में हमें कम वर्षा देखने को मिलती है। तो जरा देखते हैं पश्चिमी घाट में जब हम वर्षा देखते हैं तो जो आपका मध्य महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहां पे वर्षा ज्यादा है। ठीक है। लगातार इस क्षेत्र में केरल से लेके महाराष्ट्र तक वर्षा होती रहती है, क्योंकि सतत पहाड़ियां, मानसूनी पवनें चली यहाँ से और सीधी यहाँ से टकरा गई और पानी बरसा दिया। ठीक है। मानसूनी वर्षा। ठीक है। जबकि पूर्वी घाट आपका लगातार नहीं। पूर्वी घाट कैसा है? लगातार नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो जाते ही नहीं है, पश्चिमी घाट उन्हें उस तरफ जाने ही नहीं देता है। यहाँ पर जो बारिश होगी वो लौटते हुए मानसून के कारण होगी। कौन से? लौटते हुए मानसून। पश्चिमी घाट में आपके जाते हुए मानसून और पूर्वी घाट में लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जैसे ये सीजन जो चल रहा है अभी नवंबर दिसंबर का स्टार्ट हो गया, तो इस समय अगर दक्षिण भारत में आपको बारिश देखने को मिलेगी तो वो किसके कारण हो रही है? लौटते हुए मानसून के कारण हो रही है। और ये जो वर्षा होगी आपके पूर्वी क्षेत्र में होगी, यानी यहाँ और सबसे ज्यादा वर्षा इसी घाट के पास मिलेगी, नॉर्थ के पास मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी। यानी तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में इस समय ज्यादा, चेन्नई में आप देखना हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो ऐसे सीजन पे। यानी यही सीजन है जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्वी घाट में लगातार न होने के कारण और पश्चिमी घाट अवरोध बनने के कारण उधर जाते हुए मानसून के टाइम पे पानी नहीं बरसता है, लौटते हुए मानसून के टाइम पे पानी बरसता है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया से वापस आता है तब इस क्षेत्र में पानी बरसाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात आई, जब लगातार और भीषण बारिश होती है, लगातार और बहुत तेज बारिश, तो इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है कि बड़ी बड़ी पर्वत पठार और मिट्टियां, कंकड़, पत्थर तोड़ दिए जाते हैं पानी द्वारा।
तोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बनेंगे। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बनते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो पश्चिमी घाट में जिस मिट्टी का निर्माण होता है तेज बारिश के कारण और पथरीले इलाके के कारण, तो ये जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है बच्चों? लेटराइट मिट्टी का निर्माण पश्चिमी घाट में होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो लेटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो आपकी बच्चों लेटराइट जो मिट्टी है वो मसालों के लिए काफी फेमस है। लेटराइट मिट्टी में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम बात करें काजू बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपका बादाम, काजू, जितने भी ये मसाले वाले वो हैं और प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छे पैदावार यहीं पर होती है पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। यानी आप अगर बात करें, जैसे अगर हम आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई थी तो किसका व्यापार करना शुरू किया था उन्होंने? वास्को डी गामा ने, पुर्तगाल ने मसालों का व्यापार करना शुरू किया था, ठीक है। तो केरल में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, गुजरात में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी है आपकी, इससे काजू इस वाली मिट्टी में बहुत पाया जाता है, जबकि इधर वाली मिट्टी जो आपकी मिट्टी होती है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का अवशेष बहुत कम है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी के लिए मस्ट उसके लिए आवश्यकता है कि वहां पर भीषण बारिश हो। कैसी बारिश हो? भीषण बारिश हो, ठीक है। अब आपने देखा कि पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, पूर्वी घाट की क्या विशेषता है, कहां पर दोनों घाट मिलते हैं, कौन सा घाट चौड़ा है, कौन सा घाट पतला है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि पश्चिमी जो घाट है वो समुद्री घाट आपका कैसा है, वो लगातार, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे कर्करीक या फिर जिगजैग मोशन की है, जिसे अब हिंदी में बात करें दंतुरित तट यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी घाट में। दूसरी बात, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा क्या है, ज्यादा समुद्र में धंसा हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पर समुद्री किनारे या चौड़े सी पोर्ट बंदरगाह पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर चौड़े बंदरगाह, गहरे बंदरगाह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समुद्र के अंदर तक पर्वत या छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसके कारण यहाँ पर गहरे बंदरगाह नहीं है। ज्यादा गहरे बंदरगाह आपको कहां पे मिलेंगे? पश्चिमी घाट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं, विशेषकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, भारत के जो पठार बचे हुए थे उनके बारे में जाना। तो इस तरह आपका ये टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट होता है। और अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और भारत की भौतिक विभाजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उन्हें लगाइए, और ना आ रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।